हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी ज्वाइन किया हमारे चैनल को तो आप इस सीरीज़ का पिछला वीडियो देख लीजिए जहाँ पे हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं, जो कि है बेल्जियम और श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था। और आज सबसे पहले फेडरलिज्म मतलब व्हाट इज फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। वाई फेडरलिज्म, क्यों जरूरी होता है फेडरलिज्म, फिर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, और फिर चौथा जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें हम होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर की बात करेंगे। और छठा पॉइंट होगा कि हम इंडिया को फेडरल स्टेट क्या बनाता है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया में प्रैक्टिस कैसे की जाती है फेडरलिज्म। और फिर हम लास्ट में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, जहाँ पे हमारा जो उसका सब टॉपिक होगा लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये पंचायती राज की बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम फेडरलिज्म से कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, तो वो होगा फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ अ कंट्री। अब आप इस डेफिनेशन को जब एनालाइज करेंगे तो आप इस डेफिनेशन से ही सब चीज़ आप निकाल सकते हो कि अगर आप ये आपका इसमें क्वेश्चन आता है कि फेडरलिज्म के पॉइंट्स मतलब आपको एक्सप्लेन करने में आएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है या 7 नंबर में आ सकता है कि आप फेडरलिज्म के बारे में लिखे। तो क्या है फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से हम क्या लेंगे कि यहाँ पे वन और मोर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि एक गवर्नमेंट होती तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बन ही नहीं सकता था। दूसरा होगा कि जो पावर है वो डिवाइडेड है, वहां पे सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी में डिवाइडेड है, तो मतलब वहां पे डिवीजन ऑफ पावर की भी बात हो रही है। और इंडिया में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका 3 लेवल में डिवाइडेड है। और अगर आप जब डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन जो होगा वो ऑफ कोर्स, अगर आप दो चीज को, अगर आप पावर शेयरिंग, पिछले चैप्टर में हम क्या पढ़े थे, पावर शेयरिंग, और यहाँ पे क्या है पावर डिवीजन। आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अपनी पावर शेयर कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर रिड्यूस करके स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रही है कि ये लो स्टेट, तुम्हारा तो ये तुम्हारी पावर है और तुम इस पावर से रूल करो। तो इसमें क्या आएगा कि जुरिडिक्शन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो मतलब ये इस बेसिक लॉजिक से आप अपना ये आंसर आप इसे 5 मार्क्स के एक छोटे से लाइन से डिफिनेशन से आप बना सकते हो। और अब हम स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पावर शेयरिंग हमें क्यों ज़रूरी है। अगर आप देखना चाहें तो अगर पावर शेयरिंग की ज़रूरत है क्या, तो आप ये पिछले चैप्टर से ही समझ सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है। क्यों? सबसे पहले ये सेफगार्ड करता है हमें डिस्पोटिज्म की वजह से। दूसरा होता है कि हमें डिक्टेटरशिप टेंडेंसीज जो डेवलप होती है उससे सेफगार्ड करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई एक डिक्टेटरशिप टेंडेंसी वाला एक रूलर आ जाए और उसके बाद फिर वो हमें रूल करते रहे आयरन फिस्ट के साथ। आयरन फिस्ट का मतलब होता है कि बस उसी की चलेगी, उसके अलावा किसी की नहीं चलेगी, तो उसे आयरन फिस्ट कहते हैं। तो उसी के साथ अगर रूल करता रहे तो उससे क्या होगा कि उसको अपोज कोई नहीं करेगा। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास या लोकल गवर्नमेंट के पास खुद की ऑटोनॉमी होगी तो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा क्लोज होती है लोगों से, तो लोगों का उस पर ज्यादा कंट्रोल होता है। तो और अगर स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट पे इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है तो उस तरीके से आप डिक्टेटरशिप को चेक में रख सकते हो। और उसके बाद आर्बिट्रेरनेस से ये आपका सेफगार्ड हो जाता है। और उसके बाद आप उसमें आप डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को आप चेक में भी रख सकते हो। जैसे कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में हम यही पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जो पावर होती है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और उसके बाद एक ही अपना मनमानी करने लगता है एक ही गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है। उसके बाद ये इफिशियंसी को बनाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोकल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, अगर मान लीजिए कोई बंदा, एक एग्जांपल लेते हैं, बिहार में कोई एक गांव है, वो बहुत छोटा सा गांव है, वहां की प्रॉब्लम क्या कोई यहाँ पे स्टेट में दिल्ली में बैठा हुआ बंदा बता सकता है? नहीं बता सकता है, उसको पता ही नहीं होगा उस जगह की प्रॉब्लम क्या है। तो उस जगह की जो प्रॉब्लम होगी वहां के लोकल लोग ज्यादा अच्छे से पहचानेंगे। इसीलिए ये माना जाता है कि जहाँ की सरकार हो, जहाँ के लोग हों, उन्हीं को रूल करने का चांस मिलना चाहिए। इसीलिए फेडरलिज्म में पावर डिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये मैं डेफिनेशन से ही आ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तो आप सीधे सीधे डेफिनेशन से ही निकाल सकते हो। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन एंड हैव देयर ओन जुरिडिक्शन। मुझे सेंटर में बैठी हुई गवर्नमेंट भी मेरे उसका मतलब गवर्न करती है, और स्टेट में बैठी हुई गवर्नमेंट भी मुझे गवर्न करती है, और बट इन दोनों अलग अलग तरीके से गवर्न करते हैं। जैसे कि सेंटर जो है
वो मेरे लिए लॉ बना सकता है फॉरेन रिलेशंस को लेके, या फिर डिफेंस को लेके, या फिर ये मुझे ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर हम जा रहे हैं तो उस चीज़ पे ये रूल्स बना सकता है। बट वही स्टेट गवर्नमेंट है वो पुलिस पे बना सकता है कि लाइक लोकल लॉज, आप जाओगे तो आप देखोगे कि ये सेम लॉज अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए हैं। कहीं कहीं आपका स्पीड लिमिट्स अलग होती हैं, उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से करती है। उसके बाद पावर डिमार्केशन, उसके बाद थर्ड जो पॉइंट होता है वो पावर डिमार्केशन। लाइक आपका ये पावर डिमार्केशन होता है, जैसे कि इंडिया में आप एग्जांपल ले सकते हो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लाइक सबकी पावर डिमार्केटेड होती है। जैसे कि यूनियन में आपका पता चल जाएगा कि आपको रेलवे संभालना है, उसके बाद आपका ये डिफेंस हो गया, आपका फॉरेन रिलेशन हो गया, आपका बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, तो ये सभी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। उसी जगह पे स्टेट हो गया तो स्टेट का अलग पावर होता है, स्टेट का पावर होता है पुलिस हो गया, उसके बाद एजुकेशन हो गया, फार्मिंग हो गया, तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो दोनों बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है उस पर लॉ और सेंटर भी बना सकती है, तो इसे हम डाल सकते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। और उसके बाद आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ पावर डिमार्केशन, ये फोर्थ पॉइंट है। क्यों? अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक एक्स गवर्नमेंट आई, एक्स गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार सेंट्रल में आई है और उसको लग रहा है यार मुझे तो पावर ही नहीं मिल रही है, मेरी सारी पावर स्टेट्स खा जा रही है, तो क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट? क्योंकि वो जाएगी बोलेगी कि नहीं यार ये पावर डिवीजन हटाओ और मैं अपने सारे टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लॉ बना सकती है। तो उससे क्या फायदा, मतलब अगर आप मान लेते हैं सेंटर भी सेम ही चीज़ पे लॉ बने और फिर स्टेट भी बना है, बट सेंटर ज़्यादा सुप्रीम होगी, क्योंकि सेंटर और स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट जब भी आता है तो सेंटर सुप्रीम होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो वही बात होती है कि उसके बाद स्टेट का गवर्नमेंट का जो पावर होगा वो कर्व हो जाएगा, तो उससे मतलब वो इसीलिए प्रॉपर डिमार्केशन होना ज़रूरी है। और उसके बाद कोर्ट्स का भी खुद का प्रोविजन होता है, ये आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा कि कोर्ट्स जो होते हैं उसको पावर दी गई है कि आप इंटरप्रेट करो, जितने भी लॉज है उसमें पावर जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं आप उसको इंटरप्रेट करो, और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो वो एक अंपायर की तरह एक्ट करेगा कि हाँ भाई तुम्हारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट, अगर आप आगे पढ़ेंगे जुडिशरी में कि जितने भी प्रॉब्लम्स, या पहले पढ़ रखे होंगे आप, पहले भी बात जुडिशरी के बारे में पढ़े थे तो आप पिछले क्लासेस में तो आप पढ़ रखे होंगे जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी का एक ओरिजिनल जुडिक्शन होता है, तो उसमें किसी भी दो स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट आता है या सेंटर स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट आता है तो जुडिशरी ही उस पर फैसला करती है। तो यही चीज़ है कि वो अपना स्टेट कोर्ट्स का जो पावर है ना, उस लॉज को इंटरप्रेट करने का पावर खाली कोर्ट्स के पास है। उसके बाद सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज मस्ट। अगर किसी स्टेट को आप ऑटोनॉमी दे दो, उसको पावर दे दो कि हाँ भाई तुम स्टेट में लॉ बनाओ, जो करता है करो, तुम्हारा स्टेट तुम्हारा रूल, ठीक है, तो आप उसको पावर भी दे दोगे। बट प्रॉब्लम आएगी जब उसके पास पावर है, उसके पास ऑटोनॉमी है, बट उसके पास पैसे नहीं है, और उसको पैसे अगर मांगने के लिए बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना ही पड़ रहा है, तो फिर वो किस बात का? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस लॉ से एग्री करेगा तो वो पैसे देगा, अगर एग्री नहीं करेगा तो पैसे नहीं देगा। तो यही बात आखिरी है, अगर आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंश्योर्ड नहीं है तो फिर वो फेडरलिज्म किसी काम की नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो सेवेंथ पॉइंट है वो है सेफगार्ड यूनिटी ऑफ नेशन एंड रीजनल डाइवर्सिटी। लाइक आपका जो फेडरलिज्म होता है, जैसे कि आप अगर देख लो तो श्रीलंका का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे श्रीलंका में क्या हुआ कि वहाँ पे वो लोग रीजनल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किए थे, वो बस चाह रहे थे कि हाँ सिंगाला स्पीकिंग लोग ही गवर्नमेंट को रूल करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना आपका सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। लाइक वहाँ पे आपका नॉर्मल ये डिमांड फॉर इक्वालिटी से स्टार्ट हुआ, और एंड में जाते जाते वो आप एक तमिल इलम की बात करने लगे थे। वो लोग तमिल इलम क्या, वो तमिल का एक सेपरेट स्टेट की बात करने लगे थे। तो इससे क्या होता है, क्या हुआ, यूनिटी ऑफ स्टेट को खतरा हुआ कि नहीं हुआ? तो वही खतरा हुआ, तो यही चीज़ है। और अगर मान लेते हैं वो लोग ये जो, इससे डाइवर्सिटी को भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप डाइवर्सिटी को अकोमोडेट नहीं करोगे तो वो ये खत्म हो ही जानी है। और ये है उसका ग्राफ कि आपका एक छोटा सा ग्राफ है यहाँ पे, आप उसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको ज़रूरत हो तो उसमें क्या है की फीचर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो मैंने पॉइंट्स बताए थे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरलिज्म मतलब आपका वन और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब वो आपका जो लिस्ट की बात किए थे हम वो,
उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर डिवीजन लिखा हुआ है वही पावर डिवीजन होगा, उसके अलावा मतलब आपका कोई खुद से गवर्नमेंट अपना नहीं लिखेगी। उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट होता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर मान लेते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये आपका ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अगर एक बार लिख दिया गया है पावर फेडरलिज्म के बारे में लिख दिया गया है कि हाँ भाई आपका ये पावर है, ये पावर है, तो इसमें आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर उसको लिखा नहीं जाएगा ना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी अरे यार हम इस लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट किए थे तो हम इसलिए हम ये लॉ बनाए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी नहीं यार इस लॉ का ये मतलब है, तो इस तरीके से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मस्ट इन फेडरल कंट्री। ओके, और टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म पे आ जाते हैं, क्योंकि आपका मोस्टली क्योंकि फेडरलिज्म सारे एक टाइप्स के नहीं होते हैं। आपके दो तरह के फेडरलिज्म होते हैं, मेजरली दो तरह के होते हैं। आपका होता है एक कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। तो आपका कमिंग टुगेदर क्या होता है कि उसमें क्या होती है, छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं आपके। मान लेते हैं आप अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क वगैरह वगैरह, न्यू जर्सी, तो इतने सारे स्टेट्स हैं। अब इनको क्या है कि ये जब छोटे छोटे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे आपका छोटे छोटे स्टेट्स हैं तो उन पे कोई भी हमला कर सकता है। तो उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना हम साथ में आके एक बड़ा स्टेट बनाएं और अपने रिसोर्सेज को ऐसे पूल करें जिसकी वजह से हम अपना ज़्यादा अच्छी तरीके से सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि बड़े स्टेट को हराना मुश्किल है, छोटे स्टेट को तो एक स्टेट को कब्जा किया और वो ये हो गया उस पर कब्जा का, बट बड़े स्टेट को हराना मुश्किल है। तो इसीलिए वो लोग साथ में आए और उसके बाद अपना स्टेट बना लिया। तो उसमें क्या है, एग्जाम्पल ले सकते हैं और वो लोग खुद से आए, जिसकी मर्जी हो वो छोड़ भी सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। तो इसमें क्या होता है कि सारे के सारे स्टेट, लाइक कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इट्स साइज, कुछ भी हो, उनको पावर इक्वल मिल रखी रहती है। जैसे कि आपका कोई छोटा सा स्टेट हो उसको भी सेम पावर, और बहुत बड़ा स्टेट हो उसको भी सेम पावर, ठीक है। तो वो सारे इक्वल होते हैं, और उसमें जो भी स्टेट्स होते हैं वो कंट्रीज से भी ज्यादा ये स्ट्रांग होते हैं। उनके पास मतलब जो भी अटोनॉमी होती है वो कंट्रीज से भी ज्यादा अटोनॉमी होती है। लाइक उनका जो मन होगा वो कर सकते हैं। तो उनका ये है। और होल्डिंग टुगेदर दूसरा पार्ट होता है, होल्डिंग टुगेदर। तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बड़ी कंट्री होती है, जो मतलब बेसिकली बहुत बड़ी कंट्री होती है, वो खुद में ही डिवाइड करती है अपना पावर और अपने स्टेट्स को ऐसे ऐसे बांट देती है। जैसे कि हम इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया का हो गया। और उसके बाद हम लास्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे, बेल्जियम। बेल्जियम में क्या किया था, बेल्जियम खुद ही एक बड़ी कंट्री थी, वो क्या की बाद में अपना बाद में अपना पावर डिवाइड कर देती है। तो उससे क्या होता है कि वो अपने रीजनल जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी उसको अवॉइड करता है। तो मोस्टली ये जो भी ये पावर डिवीजन होता है वो मोस्टली किया जाता है आपके स्टेट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। तो वही चीज आता है। और उसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है कि अब लॉजिक ही है, आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख लो कि आपके जो भी नॉर्मल स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स डायरेक्टली इंडिया में आ गए। उसके बाद क्या होता है कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन दे दिया गया था इंडिया में ज्वाइन कराने के लिए, अब वो हो गया। उसके बाद क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लोग हैं उन्हें, वो भी माइनॉरिटी हैं, तो अब हम माइनॉरिटी को ही अकोमोडेट करने के लिए पावर डिवाइड किए थे। तो फिर क्या करते हैं हम लोग कि नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं इंडिया में उनको स्पेशल प्रोविजन दे दिया गया कि हाँ भाई तुम लोग ट्राइबल लोग हो, तुम्हारी जमीन पे हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसलिए उनको, क्योंकि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी होने लगा था, जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था उसी टाइप का इनसिक्योरिटी होने लगा। तो इससे हम क्या पता चलता है, हम कुछ कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दे देते हैं और कुछ स्टेट्स को नहीं देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि जो स्टेट्स होते हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता होल्डिंग टुगेदर में। कुछ स्टेट्स को जो डिमांड करते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, उसको हम स्पेशल प्रोविजन दे देते हैं, जहां पे जरूरी नहीं होता है उसको हम नहीं देते हैं। तो ये हो गया अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखा जाए जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, और जम्मू कश्मीर तो अब नहीं है, अब हट गया है, बट आर्टिकल 371 में हम जितने में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को देख सकते हैं, तो वहां पे हम पावर डिवीजन दे रखे हैं। और अब हम आएंगे कि ये पावर डिवीजन देता कौन है, कुछ पावर डिवीजन करता कौन है, और कुछ स्टेट्स को एक्स्ट्रा सुपीरियर पावर कौन देता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो अगर आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं होती तो स्टेट्स तो रिवोल्ट कर देते कि अरे यार उसको ज्यादा पावर क्यों दे रहे हो, हमको कम पावर क्यों दे रहे हो। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है स्टेट से। तो यही है। और
अब हम जाते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया को फेडरल बनाता कौन है? तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो काफ़ी ज़्यादा पार्टीशन, मतलब वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस था पार्टीशन हमारे लिए। तो उसी के बाद डेवलप हुआ। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा है कि इंडिया एक फेडरल स्टेट है, बट फिर भी हम इंडिया को फेडरल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, बट फेडरलिज्म इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो इंडियन यूनियन है उसका जो फॉर्म है वो फेडरल स्टेट है। मतलब जो प्रिंसिपल है इंडियन यूनियन का वो फेडरल सिस्टम पे बेस्ड है। तो इंडिया में क्या होता है कि एक थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दी गई है। लाइक इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी गई है, फिर रेसिड्यूरी लिस्ट भी दे रखी है। तो इससे हमें पता चलता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, क्योंकि वो पावर डिमार्केशन तो कर दिया ना, तो वो फेडरल हो गया। तो उसमें क्या है, अब हम तीनों को जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस की बात करता है, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशंस, तो इन सब की बात करता है, तो वो नेशनल लिस्ट हो गया। इसमें खाली यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। उसके बाद स्टेट लिस्ट पे आते हैं। तो स्टेट लिस्ट में क्या होता है, पुलिस, लोकल ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, तो ये जितने भी लोकल चीजें होती है उस पर स्टेट लिस्ट लॉ बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। जनरली यूनियन गवर्नमेंट इस पे नहीं बना सकती है, बट इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं जिसके बाद यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है, बट जनरली नहीं बना सकती है। फिर आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट पे। तो कॉन्करेंट लिस्ट ऐसे सब्जेक्ट इंक्लूड करते हैं जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों बना सकता है अपना लॉ, ठीक है। और उसके बाद एक आता है, ये आपको अक्सर पूछ सकता है ये क्वेश्चन, कि रेसिड्यूरी लिस्ट क्या होती है। तो रेसिड्यूरी लिस्ट वो सब्जेक्ट इंक्लूड करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तब वो सब्जेक्ट्स थे ही नहीं, तो उन्हें रेसिड्यूरी लिस्ट में डाला जाएगा। और वो क्या करेंगे, उस पर जो लॉ बनेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी, ठीक है। अब क्या कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं ये आपका हो सकता है साइबर क्राइम, आपका ई कॉमर्स। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिख रहा था 1947 1950 में कहाँ ही था, ये सब कुछ भी नहीं था। तो वही चीज है कि ये सारे टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अब आते हैं ये उसके बाद क्या होता है कि स्टेट्स के लिए ना स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। मैंने जो पिछले टॉपिक में बताया था कि कुछ कुछ स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर तो पास्ट की बात है, बट ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए जैसे असम वगैरह। तो मतलब वहां पे क्या होता है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ट्राइबल पॉपुलेशन काफी कम है, माइनॉरिटी में है। तो वहां पे आप सीधे यहाँ के लोग वहां पे जाके बस नहीं सकते हैं डायरेक्टली। और यही चीज जम्मू कश्मीर में भी था कुछ टाइम पहले तक, वहां पे भी यहाँ के लोग जाके डायरेक्टली नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये आर्टिकल 371 जो है ना वो स्पेशल प्रोविजन देता है तो। और उसके बाद जो पावर शेयरिंग है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर आप केशवानंद भारती केस में आप पीछे आगे जाके पढ़ोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो यही है, पावर शेयरिंग की बात हो रही है और ये हमेशा ही एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। और उसके बाद क्या होता है, जुडिशरी। आप देखोगे कि कोई भी दो नदी में ऐसे ये सेंट्रल स्टेट में आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो आपका जुडिशरी के पास वो पहुंच जाते हैं कि हाँ भाई देखो ये लॉ है, अब इसको। और कई बार क्या होता है, जुडिशरी जो होती है वो लॉ को, बहुत सारे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। जुडिशरी अभी आप हाल में ही देखोगे तो फार्म लॉ पे भी आपका होल्ड लगा दी थी। तो आप इसी तरीके को देखोगे, जुडिशरी टाइम टू टाइम इंटरवीन करती रहती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि भाई आप जो हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलती है भाई आप देखो आप स्टेट के मैटर में इंटरफेयर कर रहे हो, आप ये लॉ जो बनाए हो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सीधे सीधे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है और बात खत्म हो जाती है। उसके बाद हम आते हैं हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अब तक आपको लग रहा होगा कि अरे मतलब उतना अच्छी तरीके से फेडरलिज्म नहीं है इंडिया में, तो फिर भी फेडरल है कंट्री, बट इंडिया का जो नेचर है वो क्वाजी फेडरल है, ठीक है। इंडिया पूरी तरीके से फेडरल नहीं है, बट वो इंडिया क्वाजी फेडरल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होता है वो एक्चुअल में सफिशिएंट नहीं होता है फेडरलिज्म के लिए। फेडरलिज्म का जो जो सस्टेन करने के लिए ना, नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर भी जरूरी होता है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बना देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे फिर एक गवर्नमेंट आएगी उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर देगी, वो ओवर रूल कर देगी, फिर बहुत चीजें हो जाएंगी। तो इसीलिए ये सारा चीज जरूरी होना चाहिए कि लोग नेचर ऑफ डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करें, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को रिस्पेक्ट करें, आप डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करें, और उसके बाद साथ में रहने को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के म्यूचुअल इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करें। तो इंडिया में क्या होता है, तीन तरीके से फेडरलिज्म को ऐसे शेप लिया एक तरीके से इंडिया में। कैसे? सबसे पहले आता है लिंग्विस्टिक स्टेट, उसके बाद लैंग्वेज पॉलिसी, और फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज है।
तो सबसे पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट पे आते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट कैसे भाई? तो लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे ही इंडिया आजाद हुआ उसी के बाद ही लिंग्विस्टिक स्टेट की ये डिमांड शुरू होगी। आप साउथ में जाओगे तो बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। तो जितने भी मोस्टली साउथ जो स्टेट्स बने हैं वो आपके लिंग्विस्टिक पॉलिसी भी बने हैं, और फिर लिंग्विस्टिक के साथ आपका यहाँ पे कल्चरल भी आ जाएगा और ज्योग्राफिकल स्टेट्स भी आ जाएंगे। जैसे कि क्या होता है कि आप झारखंड को देख लो, आप झारखंड को ले लो, और आप ये क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड को देख लो। वहां पे नागा लोगों के लिए अलग से एक स्टेट बना दिया गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनका जो इंटरेस्ट है वो बड़ी सी स्टेट गवर्नमेंट नहीं संभाल पाएगी, उनको अपना खुद का एक स्टेट चाहिए था। उसी तरीके से आप जब साउथ में देखोगे तो जितने भी लिंग्विस्टिक स्टेट है तो उसमें भी आप अगर देखोगे तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये एक फॉरेन गवर्नमेंट है, हमारे लोगों की, हमारे लैंग्वेज की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्योंकि इंडिया में जो हर स्टेट का एक खुद का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो अगर मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा स्टेट है, उसमें तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं, और तो वो तमिल मतलब एक फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि एक ये बहुत बड़ा सा स्टेट है, उसमें अगर आप बोल रहे थे मराठी गुजराती दोनों बोलते हैं लोग, और उसमें तमिल बोलने वाले भी हैं और उसके बाद मलयालम बोलने वाले भी हैं। तो क्या होगा कि उसमें सबसे बड़ी पॉपुलेशन मराठी लोगों की है। तो क्या होगा कि जो मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसको मराठा स्टेट बना देगी। तो उसमें क्या होगा कि तमिल, मलयालम, गुजराती, ये सारे लोगों को ये एलियनेशन फील होने लगेगा, जिसकी वजह से उन्हें लगेगा कि हमारी लैंग्वेज तो प्रमोट ही नहीं कर रही है स्टेट, फिर तो हमारा लैंग्वेज धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो उन्हें ये इनसिक्योरिटी होने लगती है। तो उससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे, इसीलिए उनका खुद के लैंग्वेज के बेसिस पे उनका एक स्टेट बना दिया गया। जैसे कि आपका तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु, उसके बाद मलयालम बोलने वालों के लिए अलग स्टेट बना दिया गया, फिर इसी तरीके से आपका अलग अलग हो जाता है। फिर लिंग्विस्टिक पॉलिसी पे आते हैं, ये वही चीज़ है। जब अगर आप मान सकते हैं कि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो एक प्रोविजन दिया गया था कि इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, बट इंडिया में खाली 40% जो लोग हैं ना वही हिंदी बोलते हैं। उसके अलावा कोई किसी की मदर टंग हिंदी नहीं है। अगर आप किसी को भी ये मतलब अगर आप देखो तो आपका हिंदी बस 40% बोलते हैं और 60% कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी मेजोरिटी में होगी बट 60% आपके कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये एक तरीके से जस्टिस नहीं होगा। तो यही प्रोविजन था कि आपका इंडिया में हिंदी को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है उस टाइम, तो मोस्टली साउथ के जितने भी स्टेट है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट अपना खुद का चलाने लगते, क्योंकि उन्हें हिंदी एज देयर ओन लैंग्वेज एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि वो तो लाखों साल से अपनी खुद की लैंग्वेज बोलते हुए आ रहे थे। मराठी लोग मराठा लोग मराठी बोले जा रहे थे, तेलुगु लोग तेलुगु बोल रहे थे, तमिल तेलुगु इतनी सारी तो आपका एक कहावत है यहाँ पे, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर भाषा, यानी वाणी। तो मतलब यही चीज है, लाइक यहाँ पे इतने सारे लैंग्वेजेस है तो उन सभी को लैंग्वेज को अकोमोडेट कर दिया गया। और इंडिया में इतने सारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, लाइक यहाँ पे मोर देन 20 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं आपके, मतलब आप शेड्यूल लैंग्वेजेस को कहते हैं। तो आप ये शेड्यूल में इंक्लूडेड रहते हैं। तो वही चीज़ है कि आपका अलग अलग लैंग्वेज को लिया गया है। उसके बाद आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है कि आप अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट पे कांग्रेस है, तो क्या करेगी बीजेपी गवर्नमेंट को लगेगा कि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट में सही से काम नहीं करेगा तो इसकी सरकार गिर जाएगी। तो बीजेपी क्या करेगी, कोऑपरेट करना बंद कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कांग्रेस के साथ। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे सरकार गिर जाएगी, क्योंकि उनका पार्टी में कुछ काम ही नहीं होगा। फिर आएंगे ये वाले, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं भाई हमें अपना खुद का चलाने दो, हमें ये क्या कहते हैं ये बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाएगी। तो मतलब इस तरीके से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्लॉट कर सकती है चीज़ें। तो ये आप 1990 से पहले, लाइक जब कांग्रेस सिस्टम होता था तो मोर और लेस यही चीजें होती रहती थी। जैसे कि कांग्रेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे यूज करती थी, आपका पार्टी गिरा देती थी स्टेट गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो था काफी खराब चल रहा था। बट 1990 के बाद जब कोलिशन एरा स्टार्ट हुआ इंडियन गवर्नमेंट में, कोलिजन सिस्टम आया, कोलिशन सिस्टम, तो उसमें क्या होने लगा कि अलग अलग गवर्नमेंट को एक दूसरे की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि उससे पहले खाली सीधे सीधे कांग्रेस ही रूल करती थी आयरन फिस्ट के साथ, जिस स्टेट में उनकी सरकार नहीं हो गिरा देती थी। बट उसके बाद क्या हुआ कि दोनों में एक तरीके से म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ने लगी, क्योंकि दोनों की पार्टी एक दूसरे के बिना नहीं चल सकती है। जैसे कि आपका
2014 से पहले तक, लाइक 2009 के इलेक्शन तक, हर जगह एक अलायंस की गवर्नमेंट ही बनी है। अलायंस हो गया, कोलिजन हो गया, आप उसको जो कह लो, कि उसी की गवर्नमेंट बनी है। तो हर जगह किसी ना किसी की जरूरत पड़ जाती थी। तो उसके बाद कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि आप स्टेट में किसी और की सरकार गिरा दो, क्योंकि वो उनके पास सेंट्रल की में भी उनकी पावर गिर सकती थी अगर वो ऐसा करे, क्योंकि रिपोर्टेशन ज्यादा हो सकते थे। तो इसीलिए आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी काफी अच्छा हो गया 1990s के बाद, होने लगा अच्छी तरीके से फेडरलिज्म। तो इस तरीके से इंडिया में काफी अच्छा फेडरलिज्म प्रैक्टिस होने लगा था। उसके बाद ये एक कार्टून है, आप देख सकते हो कि पावर ऑफ स्टेट। तो इसमें क्या है कि सारे स्टेट्स लाइन से खड़े हुए हैं और ये अपने मांग रहे हैं। यहाँ पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही है और ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और पावर बांट रही हैं वो सारे स्टेट्स को, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम होता था कि जो सेंट्रल इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के साथ एकदम ऐसे सिंक में चलता था उसको पावर मिलती थी, और जो नहीं चलता था उसको पावर नहीं मिलती थी, उनकी सरकार गिर जाती थी। उसके बाद आप आते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन को आप देखोगे कि तो उसमें क्या होता है कि इंडिया जो है काफी बड़ी स्टेट है, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इससे दो टायर ऑफ गवर्नमेंट काफी जरूरी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जरूरी मतलब पूरी तरीके से नहीं काम कर सकती, स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी अच्छी तरीके से नहीं काम कर सकती है। क्योंकि अगर आप पिछले चैप्टर को देख लो तो हरियाणा हमारा पंजाब जो है, पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो आपकी डबल है बेल्जियम से, बट बेल्जियम में भी प्रॉब्लम आ गई, वहां पे भी इतनी सारी डाइवर्सिटी आ गई। तो आप देख सकते हो पंजाब में भी जरूरी है वो लोकल गवर्नमेंट बनाना, क्योंकि आपका जब छोटे से स्टेट बेल्जियम में भी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, तो पंजाब इतना बड़ा यूपी है, रशिया के पॉपुलेशन के हिसाब से वो डबल है यूपी की पॉपुलेशन। आप महाराष्ट्र को भी देख लो, महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा है, इतना ज्यादा विशाल है। तो इससे क्या होता है कि आपका टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट काफी नहीं होता, तो इसीलिए थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। तो वहां पे क्या होता है, जो पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हटा के लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। तो इसको हम बेसिकली पावर शेयरिंग कह सकते हैं और इसे डिसेंट्रलाइजेशन दिखाएंगे। तो लोकल गवर्नमेंट को ही थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट के भी कहा जाता है। तो इसमें बेसिक जो आइडिया जो होता है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि जो लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, वो वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को सबसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इसीलिए ये लोकल गवर्नमेंट बनाई जाती है। फिर लोकल लोग इफिशिएंट होते हैं और उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता है कि पैसे कहाँ खर्चा करेंगे तो अच्छी तरीके से काम होगा। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन जब इंडिया में स्टार्ट हुआ था तो 19 बहुत पहले से ही था डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नमेंट बहुत पहले से था। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो पावर जो होती है वो सही तरीके से नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती है। लाइक स्टेट गवर्नमेंट पावर शेयर ही नहीं करती है लोकल गवर्नमेंट से। उसके बाद लोकल लेवल पे कोई इलेक्शन ही रेगुलरली हेल्ड नहीं होता है। तो इससे क्या होता है ना कि जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डेमोक्रेसी का, कि लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो आपका हैम्पर होने लगता है, जिसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जिसकी वजह से 1992 में जब लोग, अब आप देखोगे जब सेंट्रल लेवल में आप कोलिजन को अप्रिशिएट करने लगे, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जब स्टेट को अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करने लगी, तो उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है 1992 में कि आपका लोकल गवर्नमेंट को भी पावर मिलेगी। तो उसमें क्या होता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले मैंडेटरी रेगुलर इलेक्शन को मैंडेटरी किया गया। उसके बाद ST SC OBC के लिए आपका सीट रिजर्व किया गया, 1/3 सीट को रिजर्व किया गया आपका वुमेन्स के लिए। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि आप भाई लोकल गवर्नमेंट के साथ पावर शेयर करो। लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो ऑल पंचायती राज सिस्टम के नाम से भी जान रखी है, और ग्रुप ऑफ पंचायती राज को आप ग्राम पंचायत भी कहोगे, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें जो काउंसिल होता है, मतलब ये जो ग्राम पंचायत होता है, उसमें पंच और सरपंच होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, मतलब सेवरल वार्ड मेंबर्स होते हैं। जो पंच और सरपंच, मतलब पंच कहा जाता है, और उनके ग्रुप के जो लीडर होते हैं उनको सरपंच कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि ये जो है आपके ये काउंसिल जो होता है वो डिसीजन मेकिंग में पूरे विलेज का डिसीजन मेकिंग करता है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम कि ये जो ग्राम पंचायत है वो क्या होता है, आपको बताया कि ग्रुप ऑफ पंचायत होता है, वो ग्रुप ऑफ विलेज जो होते हैं वो ग्राम पंचायत होता है। और उसके बाद जब ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत होता है वो ब्लॉक पंचायत समिति हो जाती है, जो ब्लॉक लेवल पे होता है। और उसके बाद ग्रुप ऑफ पंचायत समिति जो होती है वही आपका जिला परिषद बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आप आ सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। और मतलब जो चीज़ है ये आपका अर्बन लेवल में भी एग्जिस्ट करता है डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि आपका सेम सिस्टम होता है, बट इसमें म्युनिसिपल पार्टी जो छोटे टाउन्स होते हैं उसमें, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे आप BMC देख सकते हो, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये जो बड़े शहर होते हैं आपका, उनका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। और छोटी सिटीज जो होती है, टाउन जो होती हैं, वहाँ पे म्युनिसिपालिटी आपका माना जाता है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं जो भी यहाँ पे कंट्रोल होता है वो इलेक्टेड बॉडीज ही करती हैं, मतलब इलेक्टेड
जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल पार्टी दोनों को। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये जो हेड होता है म्युनिसिपालिटी का, उसको म्युनिसिपल चेयरपर्सन कहते हैं, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो हेड होता है उसको मेयर कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका जब एडवांटेज देखते हैं तो इंडिया में ना ये सब मतलब पूरे वर्ल्ड में ना ये सबसे बड़ा सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का। लाइक आप किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, यहाँ पे 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यहाँ पे। और ये जो पॉइंट है ना पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। उसके बाद इससे क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो बहुत ज़्यादा डीप एकदम ग्रासरूट लेवल पे जाती है डेमोक्रेसी। कैसे? क्योंकि वहाँ पे जितने भी छोटे से छोटे लोग हैं उनको भी अलाउ ये चांस मिलता है कि वो पार्टिसिपेट करें ग्राम पंचायत में, और ये पंचायती राज मतलब इलेक्शन डेमोक्रेसी में पार्ट ले पाओ। उसके बाद क्या होता है कि वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूवमेंट मिले। लाइक आप मान सकते हो कि आप 1/3 आपके वुमेन्स ही होंगे हर इलेक्शन में, कोई भी है कहीं से भी लड़ रहा हो तो 1/3 जो है वो वुमेन्स होंगी, तो उनसे वुमेन्स को भी काफ़ी अच्छा पुश मिलता है। उसके बाद आप कुछ आ सकते हैं चैलेंजेस पे कि भाई आपका चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो आप देखोगे कि ये जो चैलेंजेस हैं वो आपके हैं, ग्राम सभा जो भी हर जगह होती है वो रेगुलरली हेल्ड नहीं होती है। लाइक आपके इलेक्शन रेगुलरली हेल्ड होते हैं, बट इनका क्या पॉइंट होता है कि आप जब इलेक्शन लड़ रहे हो, पंचायत बन गई, और पंचायत जब उसका जो काम होता है ना वो ग्राम सभा में ही होता है कि ग्राम सभा आपकी मीट होती है और उसके बाद वो वहाँ पे डिसाइड होता है कि हाँ भाई क्या एजेंडा होगा। तो वो चीज़ आपका रेगुलरली नहीं हो पाता है। उसके बाद जो भी होता है कि जो लोकल गवर्नमेंट होता है उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं। लाइक उनको बता दिया गया कि हाँ भाई यहाँ पे कुआं खोदना है, यहाँ पे पॉन्ड बनाना है, बट ये करना है वो करना है, वो लोग डिसाइड कर लिए, बट अब उनके पास पैसे नहीं है। अगर यहाँ पे ना इसका बहुत अच्छा एक सीरीज है पंचायत, टीवीएफ का है आपका पंचायत। तो पंचायत में एक और इशू आता है कि एक गांव में रोड बननी होती है, बट रोड बनने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं, तो वो जाते हैं एक एमएलए से मांगने पैसे, जो कि आपका स्टेट लेवल पे आ जाता है। तो आप उसको देख सकते हो कि आपको मतलब ग्राम पंचायत में फंड ही नहीं है आपका काम हो तो मतलब आप क्या ही फायदा, पैसे नहीं है तो क्या ही कर लोगे, आप लोगों को बैठा लोगे, वो बोल देंगे बट काम ही नहीं होगा। तो यही प्रॉब्लम आएगी कि वो रिसोर्सेज इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या आता है कि यहाँ पे वुमेन्स की बात की गई थी कि वुमेन्स को 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, उनको काफी अच्छा पुश मिल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे वुमेन्स जो होती है ना वो फॉल्सली रिप्रेजेंटेड होती है। क्योंकि क्या होता है उसी सीरीज में ही, उसी सीरीज वो पंचायत सीरीज जो है उसमें ही दिखता है कि जो सरपंच होता है वो वहां पे आपका रिजर्वेशन रोटेशन बेसिस पे होता है। तो सरपंच जो होता है वो उस साल इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि उस साल वो सीट सिर्फ वुमेन सरपंच के लिए ये रिजर्व होती है, वुमेन को कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है। तो क्या करता है सरपंच जो है वो अपनी बीवी को खड़ा कर देता है, और वो क्या करता है कि अपनी बीवी को लड़वाता है, और उसकी जो बीवी होती है वो उसके इशारे पे काम करती है। तो बेसिकली वो पपेट लीडर बन जाती है, उनका खुद का कुछ नहीं होता है। उसके बाद क्या आता है, एक और प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ अवेयरनेस। क्योंकि यहाँ पे जो भी लोकल लेवल पे आप जाके उनको उनके पावर के बारे में नहीं, क्योंकि लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है ना वो मोस्ट पावरफुल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, बट उन्हें उस पावर का अंदाजा नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं है कि उस लोकल लेवल गवर्नमेंट से वो क्या क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए वो बस पॉलिटिक्स में रह जाते हैं, और एक्चुअल बेनिफिट जो होता है वो नहीं उठा पाते उस लोकल लेवल गवर्नमेंट का। तो बस इसी पॉइंट के साथ मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को। और प्लीज़ आपको अगर कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर हमें बताएं। तो थैंक यू।